Hello everybody, a very good morning, good afternoon and good evening to you all. So finally we are back into our channel. So a number of comments were coming for this chapter, atoms and molecules. So I finally joined you all in this video. So finally we are going to start this video and let's continue this video. And once again I am telling you all, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को। तो फटाफट से पहले जानते हैं व्हाई इट्स नेम ओनली। इसके बारे में तो आपको प्रियर इन्फॉर्मेशन है पहले से, व्हाट इज एटम्स, हाउ वी कैन डिफाइन इट एंड इवन अबाउट मॉलिक्यूल्स, बट देन आल्सो समथिंग मस्ट बी लर्नड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज एटम्स और व्हाट इज ए मॉलिक्यूल और व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। तो पहले देख लेते हैं एटम क्या होता है। सो गाइस, एज in further videos or in earlier videos we saw about atoms, means that atoms are considered to be the smallest particle of any matter or any substance which cannot be further divided. So इसे फटाफट से लिख देते हैं, the smallest particle। देखो अब थोड़ा सा और आपको वीडियो क्वालिटी साफ नजर आती है। एक कमेंट आया था कि अभी भी नहीं दिख रहा, so I tried my best। अब आपको बढ़िया से लग रहा है जी, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बोल रहा हूँ बार बार। So the smallest particle of any substance which can't be further divided is known as what? Is known as atoms. Another thing you have to always concern in your mind is that atoms can't be seen in its general form in the atmosphere। ठीक है, so आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, they can't be available और देखो रेड मार्कर आपको बढ़िया से दिखता है जी। अच्छा, थोड़ा मैनेज करिएगा, आपको थोड़ा कैसा दिख रहा है, डार्क नहीं दिख पाता है। ओके, they cannot be seen in free state। ठीक है, they cannot be seen in free state। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। ये दो प्रॉपर्टीज हमको स्टार्टअप में जान लेना इस वीडियो को एटम्स के बारे में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स नाउ। एटम्स हो गया जी बढ़िया से, कोई बात नहीं है, डाउट रहता है तो पूछते चलना, आपको समझाते चलूंगा। एक मिनट, वेट। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज गो एंड आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। चैप्टर बहुत लंबा होता है इसलिए आराम से पढ़ेंगे, भूलना नहीं हम लोग को। एक और पढ़ लिए तो समझो याद होने जाने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट मॉलिक्यूल्स। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन मॉलिक्यूल्स। सो हियर वी कैन राइट a group of similar atoms is called molecule। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कैसे कि ए ग्रुप है तो ये आपको पता है कलेक्टिव नाउन, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिव नाउन वी ऑलवेज यूज व्हिच वन? सिंगुलर वर्ब। तो ठीक है, ईज हो गया, आर नहीं होगा। थोड़ा ग्रामर का भी ख्याल रखो जी, आप लोग मॉडर्न एज में हो, मॉडर्न एज में आपके लिए इंग्लिश बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, सो हियर वी कैन सी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल, बट यू माइट बी हैविंग वन डाउट। फर्दर व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स दिस चैप्टर वी विल सी दैट even different types of atoms also makes a molecule. How? When we go through the molecule of a compound, at that time we will see about the different types of atoms। ठीक है, आपको पता है पहले से एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, इसमें तो टाइम पास करना नहीं है। तो एक चीज अभी मैं साफ कर देता हूं कि हमारा ऐसा नहीं है, एलिमेंट के पास भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है एंड कंपाउंड के पास भी हो सकता है। ठीक है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट मॉलिक्यूल्स कैन बी विथ एन एलिमेंट or with a compound। For example you have to write here, for example अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डॉट है तो ऐसे कर लिए, सिमिलर एटम्स को ऐसे ब्रैकेट दीजिएगा यहाँ पे और लिख लीजिएगा इवन डिफरेंट। ठीक है, इवन डिफरेंट खाली लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नोट्स कर लीजिएगा इसे, इवन डिफरेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल चलिए एक ले लेते हैं, जैसे हियर वी कैन सी H2। Here we can see H2 is in the form of element। So H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। But here we can see two
atoms of hydrogen is available in this particular molecule of hydrogen. But अगर मैं यहाँ पे लिख दूं H2O means our water. So here we can see the same molecule of one water. ठीक है, इसे क्या बोलना है, one molecule of water, ना कि बोलना है one molecule of hydrogen, one molecule of oxygen. नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, one molecule of water. तो आपको समझ में आ गया, एक है मेरा एलिमेंट, ये मेरा क्या है, E stand for element and C stand for compound. ओके, आर यू हैविंग एनी डाउट? डाउट रहेगा तो पूछते चलो जी, बहुत बढ़िया से समझते चलेंगे. Another property you have to remember always is that they can be seen in free state. ठीक है, ये फ्री स्टेट में देखे भी जा सकते हैं और रहते भी हैं. ओके जी, यहां से अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो फटाफट से बोलता हूं, बार बार कमेंट करिएगा. ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको. अब चलिए चलते हैं, अब चैप्टर का मेरा स्टार्टिंग होता है यहां से. ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी who has discovered these both particles. So first of all we can go through these both particles were earlier discovered by Indians only, but as we all knew that today is the period of modern age. In this modern age we are using mobile phones, smart technologies, and because of those technologies we are easily, or we can easily conversate, we can easily upload our views, our lectures, our concepts, all those things can be uploaded on the social media. But during the earlier time when there were nothing like these all things, at that time those peoples, those philosophers who were so talented in India, they were unable to upload their pre-concerns or their pre-lectures on any topic. That's why ये दोनों पार्टिकल जो है ना, ये पहले इंडियंस के द्वारा ही किया गया था डिस्कवर. जो हमारे हैं, कौन है बताइए जी, ऋषि कन्नड है. ठीक है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर ऋषि कन्नड, जो कि जिन्होंने एटम्स के बारे में किया था डिस्कवरी. एंड लेटर इसका जो डिस्कवरी हुआ है, जो रिटन फॉर्म में हुआ है, वो एक साइंटिस्ट हैं जो इंडिया आने के बाद, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एट दैट टाइम, जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड दिस. ओके, तो इन्हीं का नाम लिखा जाता है जॉन डाल्टन. और ये काफी फेमस हो गए हैं इसी पूरे चैप्टर के लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है इस चैप्टर के ऊपर. और ये सभी योगदान तो एक्चुअली कॉपी किए हुए हैं, जो भी है हमने तो देखा नहीं है. चलो मान लेते हैं जॉन डाल्टन. मॉलिक्यूल के बात करें तो यह भी एक हमारे इंडियन ही थे. इनका नाम काफी कम लिया जाता है. ऋषि कन्नड का तो थोड़ा हैवी, कटम्यूडी नाम है, कतम्यूडी समथिंग ऐसे ही है. छोड़ो, इनके बारे में क्या जाना, बल्कि मॉलिक्यूल का भी श्रेय इन्हीं को जाता है, जॉन डाल्टन को. तो इतना याद हो गया कि जॉन डाल्टन इज कंसिडर्ड एज द हु डिस्कवर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहाँ तक तो बहुत बढ़िया आ रहा है, वीडियो क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. अब चलो यहाँ से इसके बाद चलते हैं अपना जो कंसेप्ट है हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन, जो भी समझना है कहो. क्लास 10 में आपको पता चलता है डिफरेंशिएशन क्या है, बल्कि यहाँ पे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अबाउट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस. और यह जो पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है ना, यही केमिकल रिएक्शंस के ऊपर है. ठीक है, सो ये वाला आपको प्रीवियर इन द फर्स्ट पार्ट ओनली यू आर टॉट दिस टॉपिक केमिकल रिएक्शंस. सो लेट्स सी व्हिच कैन बी टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन और हाउ वी कैन टेल एनी केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. ठीक है, तो पहले चलते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन, जो भी कहो. सो पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस. So guys, in class 6th you might had studied about physical changes and chemical changes, and we knew that these chemical changes are always irreversible. Means that once they got reacted, at that time you can't reverse back that particular reaction. So यहाँ पर से लिख सकते हैं chemical reactions are those chemical changes which takes place between two particles by an external agent. It can be either our heat, light, जो भी है सब लिख दो, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं. इसका डिफाइन क्या करूं, अपने मैंने बोल दिया, आपको लिख लो. लिखने में तो आप माहिर हैं, छापने में कहता हूं. छापो भैया छापो, बहुत बढ़िया. So here we can go through three important laws in this chapter. We will go through three important laws regarded to this particular chemical reaction or chemical combination. ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं समझोगे, कहोगे बुक में तो मेरा कॉम्बिनेशन दिया है, तो आप गलती बता रहे हो. कॉम्बिनेशन
So now we are going to see loss of chemical reactions or chemical combination. Chemical reaction or chemical combination. चलो स्टार्ट करते हैं. So here we will go through 3 important laws. Okay, वन बाय वन आपको तीनों इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बताऊंगा. जो फर्स्ट है हमारा बहुत ही बेसिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड दोज स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़ते आए उन्हें तो कहेंगे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हमने, अब आपने ये भी पढ़ा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहां तक कि भैया हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. मींस दैट मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. भैया हमने क्लास 9 के चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया ये. तो वही बात है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो सिंपली हियर वी कैन गो थ्रू दिस पार्टिकुलर टॉपिक. अब चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिए थे, इसका क्या क्या कहना था, क्या इसके थ्रू होता है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट वाज द लॉ गिवन थ्रू दिस पार्टिकुलर लॉ, यानी इसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉ या क्या पता चलेगा, क्या प्रिंसिपल था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो हियर वी कैन राइट मैटर इज neither created or not destroyed during a chemical reaction. ठीक है, केमिकल वहां तक दिखता है जी, देखने दो. अच्छा जी, आ रहा है. देखो बार बार कहता हूं अगर वीडियो का क्वालिटी खराब आता है तो फटाफट से कमेंट करो. मैं अपना 100% देता हूं आपको, हर बार सोल्व करके देता हूं. ठीक है जी. So matter is neither created nor destroyed in a chemical during a chemical reaction. तो अब आप लोग कहिएगा कि ऐसा क्या, तो मैटर अगर क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो फिर हमारा फॉर्म कैसे चेंज हो जाता है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछना चाहिए. मन में नहीं आ रहा तो पूछो, मैं बताऊंगा और सॉल्यूशन नहीं दूंगा. सो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. H2 + O2 H2O. अब बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं H2O. ये साइन बहुत मैटर करता है, हमेशा याद रखना. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्लास 10 में आपको बहुत पढ़ने हैं इसके बारे में. सो अप टू ईयर चलो भैया एक एग्जांपल मैंने लिया, H2 + O2 H2O बन गया. एंड हियर वी स्टडी मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. भैया केमिकल रिएक्शन होकर वाटर बन गया, कहते हो कि नहीं बना है. तो इसका एक थ्योरी है. अब इसको पता कैसे करें भैया कि क्या यहाँ पे बना है कि नहीं, तो चलते हैं. इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा एक थ्योरी के ऊपर जो कि हमारा मास है. अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक मास लिख दूं तो आप लोग कहेंगे भैया एटॉमिक मास पढ़े नहीं है, एटॉमिक मास कैसे पढ़ा रहे हो तुम. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. तो थोड़ा समझ लो भाई, दिमाग के ऊपर जोड़ दो, पढ़ने वाली बात है तो पढ़ लो. अब चलते हैं इसको देखते हैं. भैया H2O है मेरा, बहुत बढ़िया है. अब H2 आपको एटॉमिक मास तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिखते चलता हूँ, आप देखते चलना. अब ये मेरा O2 है. बढ़िया भैया, हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो 8 दूनी 16 इसका मास और 16 दूनी 32 U. तो रिजल्टेंट मेरा 34 U हो गया. अगर इस साइड लिखें तो कैसे होगा भैया, अभी तो मेरा ये बैलेंस नहीं है. आप बैलेंस नहीं करोगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अगर आपको लग रहा है कि अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2 और 16 दूनी 18, तो मेरा भैया ये बैलेंस नहीं है. अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 34 U आना चाहिए. तो सिंपली एक दिमाग लगाते हैं हम लोग, इसको बैलेंस कर लेते हैं. भैया बैलेंस तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको मैंने कहा मैटर इज नेदर क्रिएटेड, तो मास कैसे इक्वल नहीं होगा LHS और RHS में. तो अब इसे करते हैं बैलेंस. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे 2 है. ऑक्सीजन का 2 है लेकिन वहां पे 1 है. तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे 2 कर सकते हैं, 2H2O बिल्कुल कर सकते हैं. तो अब कहिएगा भैया हाइड्रोजन का 4 हो गया, इधर 2 है, तो 2H2 कर सकते हैं. अब बताओ कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अब चलते हैं देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं. अब मास के अकॉर्डिंग इसे कर लेते हैं, देखते हैं. भैया मेरा तो हाइड्रोजन का दिख रहा है एटम, आपने सही लिखा है, 2 2 4 हो गया. इधर मेरा 2 2 4 हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2. अब मेरा बैलेंस लग रहा है भैया. अब इसको सोल्व करके देखते हैं क्या मेरा ये वाला थ्योरी सही है. और एक बात, चलो एक बार इसे बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे. तो 2 दूनी 4 U प्लस ये हमारा वही है, तो 16 दूनी
32 यू, तो 32 4 36 यू। अब इधर आ जाते हैं, तो 2 इंटू 2 यानी 4 यू, एंड ये मेरा 32 यू, तो 32 4 36 यू। तो भैया आप बिल्कुल सही कहते हो, आप गलत नहीं कहते हो। ये दोनों मेरा LHS एंड RHS, ओ आपको दिख रहा है जी, थोड़ा सा कट के आ रहा है, देखना मैनेज करना जी, बहुत नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो देखिए आप 36 36 आ रहा है, आप अपने समझ सकते हो, 32 + 4 जोड़ कैलकुलेशन तो आपको आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो वी प्रूव्ड हियर दैट दिस थ्योरी इज राइट एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लैवोजियर। अब स्पेलिंग देखना, कहीं गलती रहेगा तो मैनेज करना। ओके 1774 में, ये याद रखना, 1774 में इन्होंने डिस्कवरी दिया था लैवोजियर। लैवोजियर मेरे अकॉर्डिंग तो सही लग रहा है जी, लैवोजियर। ओके तो यहाँ पर से पता चल गया कि लैवोजियर के थ्रू दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्पेलिंग पे ज्यादा कंसर्न नहीं करना, क्योंकि साइंस में आपका गलती कभी हो जाता है। अब कई बार प्रिंसिपल को ये वाला गलती मत करना, प्रिंसिपल को हमेशा प्रिंसिपल वाला ही लिखना, ना कि हमारे हेडमास्टर और प्रिंसिपल वाला लिख देना। ओके सो हियर वी कैन सी लैवोजियर, नेम तो है भाई, कैसे भी लिखो। Here up to here are you having any doubt? Please comment in the comment section. अब चलो सेकंड दो हमारा लॉ है वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। ओके सो लेट्स सी द सेकंड लॉ। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कैन सी आवर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। मैंने बोला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन, आ गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। कोई बात नहीं, थर्ड पढ़ लेंगे, इसमें क्या बात है जी, कोई बात नहीं है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। चलो स्टार्ट कर देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। तो देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन कहता क्या है, होता क्या है, और इसको समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन लिख लेते हैं मैं फटाफट से। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, प्रोपोर्शंस। So students, here we are going to start. So first of all you have to remember always this law was given by Robert Proust in the year 1779. In 1774 Lavoisier had given his theory, and he has given the theory in 1779. So now let's see the principle which was given by Proust according to this law. So according to this law we are told that during a chemical reaction there is always a constant relationship between the reactants and the variable, or we can say in another term that in every reaction the reactants are always made to react in a fixed proportion. So we can write here, during a chemical reaction the reactants always combine in a fixed proportion by mass. ओके भैया हमको पता चल गया, ये आपका थ्योरी था, लेकिन दिमाग के ऊपर से कुछ पार हो गया, समझ में नहीं। No problem students, now let's see what it actually mean by this theorem or by this principle. So देखते हैं ये क्या बोलता है। Suppose the same example I'm going to take now also H2O. You always have to remember during the formation of H2O the proportion of hydrogen and oxygen must be in the ratio of 1:8। ठीक है, अब 1:8 भैया आप गलती बोलते हो, हमको तो कुछ ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है, प्रूव कर लो। कोई भी लॉ समझ में नहीं आता है, कोई भी थ्योरम समझ में नहीं आता है, प्रूव करो भैया, सब क्लियर हो जाता है। 1:8 होता है कि नहीं, मैं तो नहीं लगता, नहीं लगता। छोटू बहुत बढ़िया, देखो समझा देता हूँ। मान के चलो मेरे पास 100 H2O है, यानी 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब इसको क्या करें भैया, बहुत खराब क्वेश्चन देते हो तुम। 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दियो, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो मेरा दिमाग टूट जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन मत दो। आप लोग कहोगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, गलती क्वेश्चन दे रहे हो। अरे बाबू लोग, 100 ग्राम ऑफ वाटर मान सकते हो, 100 H2O नहीं मानोगे तो 100 ग्राम ऑफ वाटर मानो। अभी तो लग रहा है 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, बहुत बढ़िया।
इतना लोड क्यों? तो आपको ऐसे ही एटॉमिक मास निकालने के लिए अभी नहीं बताया हूँ, इतना लोड दे रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ओके, आई हैव 100 grams of water in CH2. Now when we will break those 100 grams of water, then we will get oxygen and hydrogen in a fixed proportion. चेक करना है, चेक करके देखते हैं। हाइड्रोजन का भैया 2 है, H2। सो हमें पता है एक चीज ऐसे कर सकते हैं हम लोग, अब मान के चलते हैं, हमें पता अभी तक चला है कि ये मेरा 1 होता है और ये 8 रेशियो में होता है, यानी हाइड्रोजन 1 रेशियो में रहता है और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में होता है। तो अब इसे चेक कैसे करें भैया? क्या ये थ्योरी गलती है? हमारा अनुसार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं क्या करूं? अरे बच्चों कुछ मत करो यार, ये तो बनाया बनाया खेल दिया हुआ है। अब केमिस्ट्री का भी इतना थ्योरी में अगर आपको डाउट होने लगे तो वीडियो क्यों देखते हो, छोड़ो। चलो समझा देता हूँ फटाफट से। 100 ग्राम ऑफ वाटर मेरे पास है, हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, कितना है 32 और 16। सो हियर वी कैन सी 100 grams ऑफ वाटर। बार बार यही लिख रहा हूँ, कुछ आगे नहीं बताऊंगा क्या? बताता हूँ, सोचने दो। चलो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसे 100 मॉलिक्यूल मत लो यार, बार बार कर रहा हूँ। 100 मॉलिक्यूल होगा तो फिर एटॉमिक मास में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसको तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? कमेंट करो कैसे टूटेगा। अरे बिल्कुल आसान है बच्चों, कैसे देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, 16 इसका एटॉमिक मास हो गया। अब आपको मैंने बैलेंस करके दिखाया था 2H2O को लो, अब H2O से 2H2O पर आओ, 2 दूनी 4U, इसका रेशियो कितना है 4 का? कितना है जी बोलो? 32, 4/32, 1:8। आया समझ में? बार बार कहता हूं कि बहुत आसान है, तुम अपने दिमाग पे जोर नहीं देते हो यार। आई टोल्ड यू द बैलेंस्ड इक्वेशन 2H2O, समझा करो, बार बार ऐसे लिखाते हो। क्या थ्योरी नहीं समझ में आता, आगे क्या क्वेश्चन बनेगा बताओ? अरे फटाफट से 2 दूनी 4 निकला मेरा यू, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आया, तो 4/32 1:8 आया जी। अब पूछेगा भैया हमको CaO का नहीं आता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। फिर वही बात, Ca कितना है? 20 है, 2 दूनी 40, O कितना है? 32, 16 है ना, तो CaO पहले बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। कैसे? दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। माथा खराब करोगे क्या? अभी ये बताओ ना। नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछना जी। चलो देखते हैं थर्ड लॉ। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ आपको बुक में नहीं मिलता है, ठीक है, क्लास 9 के आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये क्लास 10 का टॉपिक है, समझ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और प्रोपोर्शंस वो भी पढ़ो जी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, अब आप कहिएगा किनके द्वारा दिया गया था? दिया गया छोड़ो यार, जो कहते हैं जो समझो, क्या टाइम पास करते हो लबोजियर, ये सभी कभी देखो। केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री यू विल नॉट बी आस्क्ड बेसिक क्वेश्चंस लाइक हु गेव डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाम में ही डाल्टन है तो कौन देगा? जॉन डाल्टन। ये सब आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता केमिस्ट्री, बल्कि ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट्स सी, according to law of multiple proportions, any particular reactants or any particular elements can be combined or can be reacted in more than one ratio to get more than one product। दिमाग के ऊपर से पार हो गया? नहीं तो पार कर लो। चलो समझा देता हूं। सपोज वी आर हैविंग कार्बन एंड ऑक्सीजन as 2 elements, means that I told my father, पापा आज कार्बन ऑक्सीजन लेके आना, आज मैं बहुत कुछ करूंगा, बिल्कुल मौज करूंगा। बोल दिया मैंने, भैया लेके आओ लेके आओ। कार्बन भी आके दे दिया पापा ने, ऑक्सीजन भी दे दिया। पापा ने बोला तुमको जो भी बनाना है बेटा सब बनाओ। अब बच्चा बोल रहा है हाँ क्या बनाओ, I have not studied anything, what can I do? So another student will tell him, भैया you make कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सुने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से तो मेरा पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तुम जानते हो कि नहीं? द सेम कार्बन डाइऑक्सीजन कैन बी रिएक्टेड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। द सेम कार्बन डाइऑक्सीजन कैन बी रिएक्टेड टू फॉर्म व्हाट? अरे बहुत सारा बनेगा जी, तुम सोचते तो जाओ। अब कहोगे 2CO2 एंड CO2 तो एक ही है, बिल्कुल एक नहीं है बच्चों, ये कंफ्यूजन मत खाना, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। ये वाला बहुत रेयर केस में होता है, इसे हटाओ। क्या है ये लिख दिया हूं,
बल्कि लेकिन जानो कि बहुत सारा चीज बनाया जा सकता है दो एलिमेंट से। ओके, दिस इज व्हाट आवर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मींस दैट any type of elements or any reactants can be reacted in more than one ratio or in more than one ratio to form more than one product। सेम कार्बन डाइऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सेम कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, सेम कार्बन ऑक्सीजन से और बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं जी। तो यही तो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। आया समझ में? अब देखो वीडियो को एंड नहीं करूंगा बल्कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर करूंगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स समथिंग अबाउट मॉडर्न सिंबल्स जो कि सभी को पते हैं जी। थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बारे में बता दूंगा एंड लास्ट में आपको बता दूंगा अबाउट क्या, लास्ट में और कोई टॉपिक बचा है या एटॉमिक मास। सिंपल है इस वीडियो में, यानी पार्ट 1 मेरा देखो वहां पे पार्ट 1। ओके, सो लेट्स सी दैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वी कैन सी Dalton atomic theory basically given by John Dalton in the year 1808। ये सब बातें मैं लिखने के लिए नहीं कहूंगा, अपने मन से लिखते जाना जी। So basically we are going to see only 6 important laws। 10 है, 12 है, 15 है, बहुत सारी किताब में 20 दे देता है, 20 नहीं है, 15 है मैक्सिमम, लेकिन 6 जो है बहुत मेन है। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 डॉट देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, अप टू सिक्स्थ। कैन यू सी? इज इट विजुअल? Okay, so we are going to start from first one। What was the first law given by Dalton atomic theory? So he told that atoms are the smallest particle which cannot be further divided। Particle of a substance जो भी लिखो, बल्कि यहाँ तक मैं लिखता हूँ atoms are the smallest particle which can't be further divided। Okay, which can't be divided, further divided या divided जो भी लिखो। Okay, up to here first one we can see। Second, according to Dalton atomic theory, he told that for forming a chemical reaction or for forming a chemical reaction, wait करो स्टूडेंट्स, for forming a chemical reaction an element can combine in a fixed proportion। okay, so second one is also clear to you all। फटाफट से थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्ड वन, सेम एलिमेंट possesses same atoms। ओके, ये हमारा थर्ड वन है। इसका अकॉर्डिंग क्या है कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसके पास सेम एटम्स आते हैं, और सेम कहने का मतलब क्या है कि एटम्स विल हैव द सेम एटॉमिक मास, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेम अपीयरेंस। ठीक है, एंड फोर्थ क्या है? different elements possesses different atoms। ठीक है, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ आपको लिखना है कि for forming a chemical reaction there can be some changement in the atoms। या ऐसे लिख सकते हो, जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है आपको, कि a same element can be combined in more than one form to form more product। ठीक है, फिफ्थ हो गया। एंड सिक्स्थ जो हमारा एक और बेसिक थ्योरी है, देखो सिक्स्थ हमारा क्या कहते हैं। ठीक है, ओके, सिक्स्थ क्या कहता है ना कि एटम्स हो गया, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, यहाँ पे दो थ्योरी है। ठीक है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड एक और है यहाँ पे विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी 5 ही समझो आप, 6 तो मैंने ऐड कर दिया तो 5 है बेसिक, 5 ये 5 है। अब अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू ड्रॉप माय वीडियो ओवर हियर गाइस। अगर कुछ समझते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बिकॉज आई एम वर्किंग दिस मच फॉर यू ऑल इवन इन दिस सीवियर कोल्ड विंटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज कमेंट इन द कमेंट ऑफ सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो।